औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की नूर से मुनव्वर किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कल अगर आपको याद हो तो हमने oogenesis को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की समझने से पहले आप वर्ड साइकिल को समझ लीजिए। साइकिल मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं। जब एक प्रोसेस एक पॉइंट से शुरू हो जाए और दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए तो उसको हम साइकिल कहते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक पाथ में हो, ये तो मैंने आपको साइक्लिक पाथ में बयान किया ना। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पर आ गई और यहाँ से वापस यहाँ पर आ गई, तो ये भी एक किस्म का साइकिल है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक आ गया और वापस यू यहाँ पर आ गया, तो ये भी साइकिल है। साइकिल के लिए जरूरी नहीं है कि उसका पाथवे साइक्लिक हो। ठीक है, साइकिल के लिए ये डिफिनेशन काफी है कि जब एक चीज एक पॉइंट से शुरू हो जाए और दोबारा उसी पॉइंट पर आके रुक जाए तो उसे हम साइकिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ खड़ा हूं, मैं आगे की जानिब बढ़ता हूं। ठीक है, इस जगह पर मैं आके दोबारा अपने असल वाले पहले वाले पोजीशन पर आता हूं, तो ये मैंने एक साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, साइकिल आपको समझ में आ गई। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उसे हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल के लिए समझ लीजिए कि साइकिल के लिए पाथवे का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। साइकिल के लिए जरूरी है कि जिस पॉइंट से प्रोसेस शुरू हो जाए उसी पॉइंट पर भी एंड हो जाए, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब प्राइमेट्स क्या है और रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, यहाँ पर मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वन इज रिप्रोडक्टिव साइकिल वाइल द अनदर वन इज प्राइमेट्स। तो पहले हम प्राइमेट्स को समझते हैं कि प्राइमेट्स क्या है। प्राइमेट्स हमारे पास मेमेलियन ऑर्गेनिजम्स का वो ऑर्डर है जिसमें हमारे पास ह्यूमन, मैं आपके लिए लिख देता हूं, दी मेमेलियन ऑर्डर विच contain humans, apes, monkey, rabbit, mice, chimpanzee, एंड ल्यूमर्स। ठीक है, तो वो मेमेलियन ऑर्डर, ऑर्डर किसे कहते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूं, दिस इज KPCOFGS। ये आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं। दिस वन इज स्पीशी while this one is genius, this one is family, this one is order, this one is class,
This one is called as phylum. And the last one is called as kingdom. क्लासिफिकेशन के हमारे पास ये 7 कैटेगरीज है, जिनमें से एक ऑर्डर भी है. अब डिफरेंट स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मिलकर एक जीनियस बनाता है. इसी तरह जीनियस डिफरेंट जीनियस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मिलकर फैमिलीज बनाते हैं. इसी तरह डिफरेंट फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मिलकर ऑर्डर बनाता है. इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर मिलकर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी क्लास बनाता है. इसी तरह डिफरेंट क्लास मिलकर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज फाइलम बनाता है. और इसी तरह डिफरेंट फाइलम मिलकर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज किंगडम बनाता है. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा, डिफरेंट किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट फाइल होते हैं. ठीक है, फाइलम होते हैं. इसी तरह डिफरेंट फाइलम में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट क्लास होते हैं. इसी तरह डिफरेंट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट ऑर्डर होते हैं. इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट फैमिली होती है. इसी तरह डिफरेंट फैमिलीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट ग्रुप होते हैं. इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जीनियस में डिफरेंट जीनियस में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट स्पीशी होते हैं. समझ में आ गई? तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज ऑर्डर. ठीक है, तो द मेमेलियन ऑर्डर, मेमेलियन हर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है. ठीक है, उनको हम मेमेलियन कहते हैं. द मेमेलियन ऑर्डर विच कंटेन ह्यूमन, एप्स, मंकी, रैबिट, माइस, चिंपैंजीज एंड ल्यूमर्स. ल्यूमर्स मींस लगभग. ठीक है, तो ये सारे जिन मेमेलियन ऑर्डर में आते हैं उस ऑर्डर को हम प्राइमेट्स कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गई? अब रिप्रोडक्टिव साइकिल से क्या मुराद है? रिप्रोडक्टिव साइकिल से हमारे पास ये मुराद है, अगर आपको मालूम हो तो हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है. दिस इज हमारे पास यूट्रस है. इस यूट्रस में हमारे पास 3 लाइनिंग्स है. वन इज कॉल्ड इफीमेट्रियम, second one is called as myometrium, and the third one is called as endometrium. तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये डिस्ट्रॉय होती है और रिक्रिएट होती है. ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम और हमारे पास एक और चीज है ओवरी. ठीक है, इस ओवरी और एंडोमेट्रियम के दरमियान में जितनी भी साइक्लिक चेंजेस आते हैं उसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं. समझ में आ गई? द चेंजेस occurs between the endometrium and the ovary. The cyclic changes occur between the endometrium and the ovary is called as reproductive cycle. अब किस तरह से endometrium और ovary में cyclic changes आते हैं वो हम आपको डिटेल में समझाते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि menstrual cycle क्या है? Menstrual cycle is the reproductive cycle of primates. तो प्राइमेट्स आप समझ चुके हैं. द मेमेलियन ऑर्डर विच कंटेन द ह्यूमन, एप्स, मंकी, रैबिट, माइस, चिंपैंजी एंड ल्यूमर्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? प्राइमेट्स हो गया. इसके अलावा हमने आपको 7 टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताए. स्पीशी, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. हमने आपको ये भी बताया डिफरेंट स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी मिलकर जीनियस बनाता है. डिफरेंट जीनियस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मिलकर फैमिली बनाता है. डिफरेंट फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मिलकर
ऑर्डर बनाता है, डिफरेंट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी मिलकर क्लास बनाता है, डिफरेंट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी मिलकर फाइलम बनाता है, और डिफरेंट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मिलकर किंगडम बनाता है। इसी तरह डिफरेंट किंगडम्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट फाइलम होते हैं, डिफरेंट फाइलम में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट क्लास होते हैं, डिफरेंट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट फैमिली होती है, डिफरेंट फैमिली में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट जीनियस होती है। इसी तरह डिफरेंट जीनियस में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का शॉर्ट डिफिनेशन हो गया। इसके अलावा हमने आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल समझाया कि एंडोमेट्रियम और ओवरी के दरमियान जो साइक्लिक चेंजेस अकर होती है उसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। समझ में आ गई? अब हम बाकायदा इसको पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसकी जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वो मोस्टली जो है, मोस्टली हमारे पास 1 to 28 डेज है। मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली है वो 1 to 28 डेज है। इसके अलावा हमारे पास 1 to 21 डेज भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 1 to 31 डेज भी 34 डेज भी हो सकता है। ठीक है, 1 to 28 डेज, 1 to 21 डेज, 1 to 34 डेज। अब यहाँ पर एक बात समझे, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जो 1 to 28 डेज है इसमें जो ओवल्यूशन होती है, यानी जो ओवा का सिक्रीशन होता है फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल, जो कि हम आपको बता चुके हैं oogenesis में। अगर आपने हमारा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली oogenesis को जरूर देख लीजिए, क्योंकि oogenesis इसके लिए निहायत ही जरूरी है। ठीक है, 1 to 28 डेज में जो ओवल्यूशन होती है वो हमारे पास 14 डे पर होता है। 14 डे पर क्या होता है? ओवल्यूशन होता है। इसके अलावा 1 to 21 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें हमारे पास ओवल्यूशन जो है वो हमारे पास होता है 7वां डे पर। ठीक है, इसके अलावा अगर 1 to 34 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें इसमें ओवल्यूशन हमारे पास 21st डे पर होता है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मोस्टली है वो 1 to 28 डेज है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 to 21 डेज इज एंड 1 to 34 डेज इज एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये कुछ फीमेल्स में होता है, जबकि ज्यादातर फीमेल में 1 to 28 डेज का होता है। तो ये याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुल 3 पेजेस है। ठीक है, इसके कुल 3 पेजेस है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, पहले को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, फेज मरहले को कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, जबकि तीसरे को हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज। ठीक है,
ये हमारे पास कुल 3 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज को हम एक और नाम भी देते हैं विच इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज। इसके अलावा इसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। जबकि फॉलिकुलर फेज जो है इसको हम कहते हैं प्रोलाइफेरेटरी फेज, ठीक है, प्रोलाइफेरेटरी फेज। जबकि तीसरा और आखिरी फेज को हम ल्यूटल फेज कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ फेजेस है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज और पीरियड्स। Second is called as follicular phase, which is also called as proliferatory phase. The third one is called as secretory phase, which is also called as luteal phase. अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखिए कि जो menstrual phase है ये 1 to 5 days का होता है, ठीक है, 1 to 5 days का होता है। जो follicular phase है इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 to 14 डेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 14 डेज है, तो मीन्स कि जो ओवल्यूशन होता है वो फॉलिकुलर फेज में होता है। यहां से भी आप बात याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे भी। अब सेक्रेटरी फेज जो है ये हमारे पास 15 to 28 डेज का होता है, ठीक है, ये याद रखिए। समझ में आ गई? अब यहाँ तक समझे? जो पहला वाला फेज है जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ये 1 to 5 डेज का होता है। जो दूसरा वाला फेज है फॉलिकुलर फेज, इसको हम 6 to 14 डेज का बताते हैं। जबकि सेक्रेटरी फेज जो है ये 15 to 28 डेज का होता है। यहाँ से भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ओवल्यूशन है जो मोस्टली फीमेल में होता है वो 14 डेज पर होता है। तो 14 डेज किस में आता है? फॉलिकुलर फेज में। मींस द ओवल्यूशन टेक्स प्लेस इन द फॉलिकुलर फेज। समझ में आ गई? अब हम पहले वाले को पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज है जिसमें मेंसेस होता है, मेंसेस। The phase in which menses occur is called as menstrual phase. अब menses क्या है? फीमेल की वेजाइना पर ब्लड निकल आना, ठीक है, the releasing of blood from female vagina is called as menses, ठीक है। The phase of menses is called as menstrual phase, while the releasing of blood from vagina is called as menses, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? अब ये ब्लड रिलीज क्यों होता है? ब्लड क्यों रिलीज होता है जी? ये ब्लड इसीलिए रिलीज होता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम का डिस्ट्रक्शन होता है। किस तरह से एंडोमेट्रियम का डिस्ट्रक्शन होता है वो हम आपको अब बताते हैं। दिस इज फीमेल यूट्रस, ठीक है। ये फीमेल का यूट्रस हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इपीमेट्रियम। दिस वन इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम।
while the end one is called as endometrium. This is called as endometrium. अब अगर आपने हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो काइंडली उसे देख लीजिए। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको दो हार्मोन बताए थे। वन इज कॉल्ड एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो एक फैक्टर रिलीज करता है कॉल्ड एज गोनेडोट्रोप्स रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में आके वो गोनेडोट्रोप्स सेल्स को एक्टिवेट करता है और गोनेडोट्रोप्स हमारे पास दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जब ये दोनों रिलीज हो जाते हैं तो ये आके इस एंडोमेट्रियम पर एक्ट करते हैं और ये एंडोमेट्रियम जो है ये रप्चर हो जाता है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है। ये एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है। जब ये एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम हमारे पास वेसल से बना होता है जिसमें ब्लड होता है। जब ये रप्चर होता है तो इसका जो ब्लड है वो वेजाइना की थ्रू निकल आता है जिसे हम मेंसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि मेंसेस क्या है। मैं आपको रिवाइज करता हूं। मेंस्ट्रुअल फेज जो है, दिस इज द फेज ऑफ मेंसेस। What is menses? The releasing of blood from female vagina. Why the blood released from female vagina? Due to the destruction of endometrium. Why the destruction of endometrium occurs? The hypothalamus release a factor called as gonadotrops releasing factor. ठीक है, जो कि आके पिट्यूटरी ग्लैंड में गोनेडोट्रोप सेल्स को एक्टिवेट करता है और वो गोनेडोट्रोप सेल्स एक हार्मोन रिलीज करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके यूट्रियस की एंडोमेट्रियम पर एक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल की वेजाइना में एज अ ब्लड निकल आता है। ठीक है, दिस इज हाउ द मेंसेस और द मेंस्ट्रुअल फेज अकर। अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि क्यों ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है और क्यों ये एंडोमेट्रियम रप्चर होता है। जी, तो मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल से बताता हूं। जब भी आप शादी करते हैं, ठीक है, या कोई आपके घर में कोई शादी करता है, आपका भाई हो, आपका ताया हो, चचा हो, भतीजा हो, जो भी हो, आपके घर में अगर कोई शादी करता है तो सबसे पहले आप उसके लिए अपना अलग सा एक खूबसूरत कमरा, नया कमरा तामीर कराते हैं। ठीक है, आप एक नया सा कमरा तामीर कराते हैं, या अगर आप नया कमरा तामीर कराती भी नहीं है तो उसकी रिफर्निशिंग करते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया मेहमान आने वाला है। जैसे आपके घर में जिसकी शादी हो, उसके पास एक नया मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए आप उसके कमरे को डेकोरेट करते हैं, उसके कमरे को सजाते हैं। इसी तरह इस यूट्रियस के पास भी अपना एक नया मेहमान आने वाला है, इसीलिए ये इसको सजाता है, डेकोरेट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एंडोमेट्रियम रप्चर होता है। ये इसके लिए निहायत ही एक्साइटेड होता है, जैसे आप लोग शादी के लिए निहायत ही एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कैसा होता है आप समझ चुके हैं। ये मैंने आपकी इसकी टाइम पीरियड के बारे में बता भी दिया, लेकिन फिर भी बताता चलूं कि टाइम पीरियड इसका 1 to 5 days है। ठीक है, समझ गए। इसे हम उर्दू में हैज भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेज, द मेंस्ट्रुअल पेज। अब दूसरे वाले पेज को पढ़ते हैं। अब दूसरे वाला फेज, सेकंड फेज, द फॉलिकुलर फेज।
फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, अब फॉलिकुलर फेज क्या है, नाम से ही जाहिर है, फॉलिकुलर, फॉलिकल्स। अगर आपको याद हो तो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में भी आपको फॉलिकल्स डिटेल से पढ़ाए थे। इसके अलावा हमने आपको oogenesis कल वाली लेक्चर में भी फॉलिकल्स डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो फॉलिकल्स क्या होता है, हमने आपको बताया कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है। मैं आपको जरा रिवाइज कर देता हूँ। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, जब प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द ग्रेनुलोसा लेयर बन जाता है तो वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है। इससे बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, जब वो ग्रेनुलोसा लेयर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और साथ में टीका लेयर भी बन जाता है प्राइमरी ओसाइट के गिर्द, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। इसके बाद वो टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, सबसे पहले जो ग्रेनुलोजल मल्टीपल लेयर है उसमें एक कैविटी बनती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। उसके बाद मियासिस 1 कंप्लीट होता है जो कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट बनाता है। इसके अलावा जो टीका लेयर है वो 2 में डिवाइड होता है, वन इज टीका इंटरना, सेकंड वन इज टीका एक्सटर्ना। तो ये चेंजेस होते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। टर्शरी फॉलिकल जब क्वाटरनरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले एंट्रम की जो कैविटी है वो इनलार्ज हो जाती है, वो फॉलिकुलर कैविटी बनाती है। इसके अलावा जब ग्रेनुलोजल लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो उसको फिर एक अलग नाम देते हैं, कार्डेस कोरोना रेडियाटा। इसके अलावा जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। ये हमने आपको जरा शॉर्ट में रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, ये सारे के सारे चेंजेस जो है इस फॉलिकुलर फेज में होते हैं। आप पिछले वाला सारा का सारा लेक्चर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से क्या बनता है, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से क्या बनता है, क्वाटरनरी फॉलिकल, और इसे हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कौन से चेंजेस आते हैं, हमने आपको अपने कुछ देर पहले बताया कि जो इवोल्यूशन है वो इस फॉलिकुलर फेज में होता है। अब किस तरह इस फॉलिकुलर फेज में होता है, तो जब ब्रेन से हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलते हैं तो मेंस्ट्रुअल फेज में ये इसको रप्चर करते हैं, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है इसको रप्चर करते हैं। बाद में जब दूसरा फेज आ जाता है, फॉलिकुलर फेज आ जाता है, तो यही गोनेडोट्रॉप सेल्स जो है वो एक हार्मोन रिलीज कर। अब इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ये एंडोमेट्रियम जो है ये किस तरह से रिक्रिएट होता है, दूसरा काम जो है इस फॉलिकुलर फेज में रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। किस तरह से ये रीजनरेट होता है, ये आके गोनेडोट्रॉप्स जो सेल्स है वो एक्टिवेट कराते हैं हाइपोथैलेमस और वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोबारा से फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई। जो हमने आपको बताया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से होता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। अब क्या होता है, तो जब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मकदार बढ़ जाए, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मकदार ज्यादा हो जाए तो ये एक
और फीडबैक सिस्टम को अख्तियार कर लेता है, जिसे हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इसके बजाय कि ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को इनहिबिट करे, इख्तियार करे, ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इख्तियार करता है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार फॉलिकुलर फेज में बढ़ जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बजाय पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इख्तियार कर लेता है, और वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्योंकि गोनेडोट्रॉफ सेल से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज होता है, लिहाजा इस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवल्यूशन के लिए। और क्या हो जाता है? ओवल्यूशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? जब पॉजिटिव फीडबैक ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तो उसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवल्यूशन। समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर फॉलिकुलर फेज में हमने आपको 3 बातें बताई। सबसे पहला तो जो oogenesis है, सारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉलिकुलर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मैच्योर फॉलिकल किस तरह बनते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करता है। कौन करता है? ये हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। तीसरी और सबसे अहम बात, ओवल्यूशन यहाँ पर होती है। ओवल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आ गई? इसके जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है, ये हमारे पास 6 to 14 डेज है। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज का टाइम पीरियड है वो 6 to 14 डेज है। दिस इज द फॉलिकुलर फेज और द प्रोलाइफेरेटरी फेज। ठीक है, अब हम अपने आखिरी फेज सेक्रेटरी फेज को पढ़ते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने आपको oogenesis में पढ़ाया था, जब ओवल्यूशन होता है तो उसके बाद मैच्योर फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है उसे हम कार्पस लूटियम कहते हैं। वो जरा जहन में रख लीजिए। थर्ड वन इज सेक्रेटरी फेज। अब सेक्रेटरी फेज क्या है? सेक्रेटरी फेज वो फेज है जिसमें एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन रिलीज करता है, और ग्लाइकोजन आपको पता है कि ये फूड है। ठीक है, फूड का जो स्टोरेज फॉर्म है, दिस इज ग्लाइकोजन। तो अगर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किसी न किसी तरह यूट्रस में एंटर कर जाए, ठीक है, जब एक फर्टिलाइज हो जाए और वो यूट्रियस से एम्पुला में आता, एम्पुला से यूट्रियस में आता है, तो यहां पर उसके लिए फ्रूट प्रोवाइड हो। ठीक है, अगर आप शादी के साथ कोई दुल्हन को ब्याह कर लाते हैं तो उसके लिए उसकी जरूरत की सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इसके लिए जो फर्टिलाइज्ड एग यानी जायगोट बनता है वो इसके लिए एक किस्म की दुल्हन है, तो ये उस दुल्हन के लिए सारे के सारे साजगार माहौल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी फेज है इसमें जायगोट के लिए क्या निकलता है? ग्लाइकोजन निकलता है। अब किस तरह से निकलता है उसको अब हम समझते हैं। कार्पस लूटियम हमने आपको बताया कि जो मैच्योर फॉलिकल है उस मैच्योर फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte यानी ओम रिलीज होता है तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बाकी रहता है उसे हम कहते हैं कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम उसको हम कहते हैं। चूंकि इस सेक्रेटरी फेज के लिए ये कार्पस लूटियम निहायत ही जरूरी है, इसी वजह से इस सेक्रेटरी फेज को हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये कार्पस लूटियम जो है ये हमारे पास मेनली एस्ट्रोजन, मेनली जो हार्मोन रिलीज करता है वो एस्ट्रोजन है, एंड समहाउ प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करता है।
ठीक है। मेनली एस्ट्रोजन एंड समहाउ प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करता है। तो ये एस्ट्रोजन आके इस एंडोमेट्रियम में, जो कि हमारे पास रीजनरेट हुआ था फॉलिकुलर फेज में, ठीक है, इस एंडोमेट्रियम को मजीद बेहतर बनाता है और साथ में ग्लाइकोजन को भी रिलीज करता है। ठीक है, समझ में आ गई। सिक्रेटरी पेज में क्या होता है, ग्लाइकोजन रिलीज होता है। किस तरह से होता है, हमने आपको बताया, जब ओवल्यूशन होता है तो उसके बाद मैच्योर फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर बाकी रहता है उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और कार्पस ल्यूटियम मेनली एस्ट्रोजन एंड समहाउ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो कि आके एंडोमेट्रियम के इस वॉल को मजीद बेहतर बनाती है और साथ में ये ग्लाइकोजन को भी रिलीज करती है। ठीक है, दिस इज द सिक्रेटरी फेज। ये तो हो गया अगर अगर जाइगोट यहां पर आ जाए तो उसके बाद ये मिसाल के तौर पर ये जाइगोट हो गया। ये जाइगोट यहां पर आ जाए तो ये इस एंडोमेट्रियम में डेवलपमेंट इसकी होती है। इस एंडोमेट्रियम में जब ये इसके साथ जुड़ जाता है, एंडोमेट्रियम जाइगोट जब एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है तो इस प्रोसेस को हम इन्फ्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, जब जाइगोट इस एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है तो इस प्रोसेस को हम इन्फ्लांटेशन कहते हैं। तो अगर जाइगोट बन गया और वो आके इस यूट्रस में आ जाता है, तो जाइगोट अगर बनता है तो उसके बाद इन्फ्लांटेशन होता है और उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट एंड एजिंग, वो हम अपनी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, वो किस तरह होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इम्प्लांटेशन होता है एंड अगर ये जाइगोट नहीं बन गया तो उसके बाद दोबारा से वही का वही प्रोसेस यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, दोबारा से हिस्सा वही का वही। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ primates. What is primates? Primates are humans, chimpanzee, apes, rabbit, mice, monkey, etc. ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव साइकिल वो साइकिल जिसमें ओवरी और एंडोमेट्रियम के दरमियान क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। ओवरी से जो हार्मोन हमने आपको बताए, वो जो हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो कहां से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। तो ओवरी और इस एंडोमेट्रियम के दरमियान में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुल 3 फेजेस है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें हमारे पास मेंसेस होते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज, जिसमें हमारे पास 3 किस्म के काम होते हैं। एक फॉलिकल मेच्योर हो जाते हैं, दूसरा इसके हम बात रप्चरिंग ऑफ इसके बाद रीजनरेशन ऑफ क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है, और लास्ट वन ओवल्यूशन होता है। ठीक है, ये 5 to 14 डेज में होता है। समझ में आ गई। अब आखिरी सिक्रेटरी फेज वो फेज है जिसमें हमारे पास ग्लाइकोजन रिलीज होता है। ठीक है, समझ गए। तो जो दूसरा और तीसरा फेज है, यानी हमारे पास फॉलिकुलर फेज एंड सिक्रेटरी फेज, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं फॉलिकल फेज। इन दोनों का हम फॉलिकल, क्योंकि इनमें सबसे मोस्टली काम जो होता है वो फॉलिकल्स का होता है, तो इसे हम फॉलिकल फेज कहते हैं। जबकि जो आखिरी जो पहला वाला है, इसका सारा का सारा ताल्लुक यूट्रस से होता है, तो उसे हम यूटेराइल फेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। दिस इज हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे इस चैनल हयातियात वाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा
ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कल के लिए अल्लाह हाफिज।